हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन वीडियो में। ये हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 13 है टेक्निकल की ऑलरेडी 12 सीरीज हो चुकी है। दैट्स मीन कि अब यहाँ पे जो भी हम सीरीज आगे करने वाले हैं उसमें जो पहले से किया हुआ सब्जेक्ट है उसका रिपीटिशन होने वाला है। तो चांसेस है कि कुछ क्वेश्चंस भी रिपीट हों और कुछ क्वेश्चंस तो मैं इंटेंशनली रिपीट करता हूँ ताकि पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम देखेंगे टोटल एस्पिरेंट्स कितने थे, कितना मार्क्स है, उनका मार्क्स एनालिसिस करेंगे, टॉपर्स कौन कौन लोग हैं। तो सबसे पहले आप टॉपर्स ही देख लीजिए। यहाँ पे कुछ लोग रेगुलरली आते रहते हैं, जैसे कुछ लोगों का मुझे नाम है, ये भी पिछली बार थे कयूर। ये तो अराउंड सारे टेस्ट में आते हैं, अपीयर होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे भी अच्छा करिए। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक करते रहिए। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो टेस्ट होते थे उसमें अराउंड 600 के आसपास स्टूडेंट अपीयर हो जाते थे अगर मैं एक दिन लेट हो गया टेस्ट सोल्यूशन बनाने में तो। बट इस बार केवल और केवल 350 लोगों ने ही टेस्ट सीरीज अटेंड किया है। इसका मतलब सिंपल यही होता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपना पेशेंस खो दिया है। और बड़ा मुश्किल होता है ये कहना कि पेशेंस रखिए, बट डेफिनेटली जो चीज़ें मुश्किल होती है वही सब लोग नहीं कर पाते हैं, और जो कर पाते हैं वही कुछ कर दिखाते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ गर्ल्स कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है। तो आपसे भी यही उम्मीदें हैं कि आपका सिलेक्शन होगा और नेक्स्ट टाइम आप सेलेक्टेड रहें। चलिए, अगर हम ये बात करें कि कितने लोग किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टोटल जैसे कि मैंने आपको बताया कि 350 लोग अपीयर हुए थे। 350 में से 87% लोग तो जीपीएससी के हैं, बाकी 22 लोग बीपीएससी और अदर एग्ज़ाम्स के हैं। तो मैक्सिमम जीपीएससी के लोग ही हैं। जेंडर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लोग एज यूजुअल जैसे कि रहते हैं, और होना भी चाहिए, मेल कैटेगरी से हैं क्योंकि आपने ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल चूज़ किया है। यहाँ पे कुछ 7 to 8 गर्ल्स हैं, बट इसमें से भी चांसेज हैं कि 1-2 तो लड़के होंगे जिनको लड़का रहना पसंद नहीं है, तो अपना जेंडर चेंज करते रहते हैं टेस्ट सीरीज में। खैर, कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी आप देख लेना, ये परसेंटेज हैं कुछ कैटेगरी की, ये ओपन है, ओबीसी हैं, एसटी एसटी, तो ये आप देख लेना। मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गया है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप देखना चाहते हो तो देख भी सकते हो। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बेसिकली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, एवरेज है बेसिकली ये। और ये कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट आपको दिख रहा होगा। मैं एज यूजुअल जैसे कि पहले वीडियो दिखाता रहा हूँ आपको, इस बार भी वीडियो दिखा देता हूँ। वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। बट यहाँ पे कुछ लोग जो यहाँ पे आ जाते हैं ना, इस सीरीज में आ जाते हैं 10 नंबर से कम वाले, मुझे पता नहीं चलता कि ये लोग कौन हैं। मतलब कुछ तो है खास, या तो आंख बंद करके टेस्ट देते हैं, या फिर टेस्ट देना ही नहीं है, बस अपीयर हो गए हैं ऐसे ही, या फिर कोचिंग सेंटर वाले हैं, गॉड नो। खैर कोई नहीं, अब हम बात करते हैं हमारे रैंक की, कि किस रैंक पे आप कह सकते हो कि आप अच्छे हो, अपने कंपटीशन में ऊपर हो, आपके सिलेक्शन होने के चांसेज हैं। तो पहली जो मैं कैटेगरी आपको बताता रहता हूँ ये है एक्स्ट्राऑर्डिनरी की, कुछ 7 लोग हैं। ये कैटेगरी है आपकी एक्सेलेंट की, ये कैटेगरी है वेरी गुड की, ये कैटेगरी है गुड की। और इसके बाद आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। और यहाँ पे तो ऐसा भी नहीं है कि जो लोग एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं सारे यहाँ पे आ गए हैं। काफ़ी सारे लोग होंगे जो यहाँ पे नहीं होंगे। तो आपको तो यहाँ पे टॉप में रहना ही है अगर आप चाहते हो कि आप सिक्योर कर पाओ। कोई बहाना नहीं करना है कि पढ़ाई नहीं किया था इसलिए मार्क्स कम आया है, ये हो गया इसलिए मार्क्स कम आया है, क्योंकि बहाने तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो बहाने करना छोड़ दीजिए। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले भी मैंने कई सारे टेस्ट लिए हुए हैं, अगर आपने अपीयर नहीं किया उन सारे टेस्ट को तो लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से अपीयर हो सकते हैं। तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मेरा चैनल है, ये मेरा ग्रुप है जिस पे आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो का मेन पॉइंट शुरू करते हैं, सोल्यूशन शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिट मटेरियल आर। अगर हम जनरली इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करें तो इंजीनियरिंग मटेरियल बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जैसे मेटल है, मेटल में भी फेरस, नॉन फेरस हो गए, फिर सेरेमिक्स आ जाते हैं आपके, फिर ऑर्गेनिक पॉलीमर आ जाते हैं, कंपोजिट, सेमीकंडक्टर, फिर बायो मटेरियल्स। इस तरीके से बहुत सारे डिवीजन किए गए हैं, तो हम उन सब की बात नहीं करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कंपोजिट मटेरियल के बारे में। कंपोजिट मटेरियल बेसिकली इसमें होता क्या, एक फाइबर होता है, दूसरी मैट्रिक्स होती है। फाइबर को हम फिटमेंट रेनफोर्समेंट भी कहते हैं क्योंकि ये काम ही ऐसा करता है
कितना हमारे कंपोजिट मटेरियल में स्ट्रेंथ आएगी ये डिपेंड करता है हमारे फाइबर के स्ट्रेंथ के ऊपर। आप लोगों ने कंपोजिट मटेरियल जनरली देखे होंगे, बहुत सारे जगह ये यूज़ होता है। आपके टायर्स आपने देखे होंगे, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली फाइबर एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है और मैट्रिक्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो फाइबर के कंपैरिजन में कम होती है। दोनों को कंपोज करके हम मटेरियल बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं कंपोजिट मटेरियल। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है ये करेक्ट है कि मेड विद द स्ट्रॉन्ग फाइबर। हाँ, फाइबर डेफिनेटली मैट्रिक्स से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो गया, ये पॉइंट आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे बेटर देन मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे बेटर देन मैट्रिक्स एंड फिल्टर्स होगा, ऐसा कुछ है। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है सेरेमिक से रिलेटेड। अभी हमने बात किया कि मटेरियल का डिवीजन कई सारे टाइप्स का होता है, तो अभी कंपोजिट देख लिया हमने। सेकंड क्वेश्चन आपका सेरेमिक्स से रिलेटेड है। काफ़ी सारे लोगों ने इसको सही भी किया है और करना भी चाहिए। सेरेमिक्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं, ब्रिटल होता है, ये जनरली हार्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें बनी होती हैं। इतना ब्रिटल होता है ना कि हाथ से छूट जा तो टूट जाता है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती, ब्रिटल होता है, हार्ड होता है। हार्ड मतलब स्केचिंग करना मुश्किल होता है इस पर, बट इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन द प्रिमिटिव सेल। किसी भी प्रिमिटिव सेल में कितने लैटिस पॉइंट्स होते हैं? तो एक लैटिस पॉइंट होता है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो प्रिमिटिव सेल होता है उसी को हम यूनिट सेल कहते हैं। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिमिटिव जनरली क्या होता है, कोई ज्योमेट्रिकल सेल जो अपने आप को कई बार मतलब इनफाइनाइट टाइम्स बार रिपीट कर लेता है और कोई भी 3D स्पेस बना लेता है और उसमें केवल एक ही लैटिस पॉइंट होता है एक प्रिमिटिव में, तो उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव सेल बेसिकली। अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडली कहें तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी जो यूनिट सेल होता है ना वो प्रिमिटिव हो सकता है, ठीक है, दे मे बी अ प्रिमिटिव सेल, बट ऐसा आप नहीं कह सकते कि सारे जो प्रिमिटिव सेल्स हैं वो यूनिट सेल होंगे, ठीक है, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो ये आप जान लो कि प्रिमिटिव सेल में एक यूनिट सेल होता है और जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं उसमें एक से ज़्यादा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो बेसिकली ऊपर जो प्रिमिटिव आपको दिख रहे होंगे और ये जो नॉन प्रिमिटिव हैं यहाँ पे आप देख रहे हो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे फेस में, ये फेस में है, ये फेस में है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं नॉन प्रिमिटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पर्टिकुलर FC एलॉय कंटेन लेस देन द 0.83 कार्बन, उसे हम क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए काफ़ी सारे लोगों ने सही भी किया और करना भी चाहिए। ये आयरन कार्बन डायग्राम है। आयरन कार्बन डायग्राम को भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, हीट ट्रीटमेंट को भी डिस्कस किया हुआ है और आपके TTT डायग्राम को भी डिस्कस किया हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं सेपरेट वीडियो बना के डिस्कस किया हुआ है, उनका लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा। अगर आप नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए, आई बटन में भी डाल दूंगा मैं। यहाँ पे ये बेसिकली बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, ये होता है आपका यूटेक्टोइड पॉइंट और जब हम इससे लेफ्ट साइड जाते हैं मतलब कार्बन परसेंटेज घटाते हैं तो ये हो जाता है हाइपो यूटेक्टोइड और जब कार्बन परसेंटेज बढ़ाते हैं तो ये हो जाता है हाइपर यूटेक्टोइड। दोनों पॉइंट याद रखना आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसको काफ़ी सारे लोगों ने गलत किया है, केवल 61% लोगों ने सही किया है, हालांकि सही का रेशियो ज़्यादा होना चाहिए था। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं आयरन कार्बन डायग्राम और TTT डायग्राम के बारे में, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है इसको। आर्बन कार्बन डायग्राम जो होता है वो इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है। क्यों इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है हमें पहले से पता। बेसिकली इक्विलिब्रियम होता है आयरन और आयरन कार्बाइड मतलब सीमेंटाइड के बीच में मेटास्टेबल स्टेट होती है। हमको ऑलरेडी पता होता है इसमें कि किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन, किसी पर्टिकुलर परसेंटेज पे, किसी पर्टिकुलर कार्बन परसेंटेज पे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना कार्बन वहाँ पे डिसॉल्व होता है। TTT में कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं। ये TTT का नाम ही है टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये इक्विलिब्रियम डायग्राम नहीं होता है। तो पहला होता है कार्बन इक्विलिब्रियम और दूसरा नॉन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डाटा स्ट्रक्चर फॉर सॉलिड मॉडल। सॉलिड मॉडल के लिए क्या चाहिए? पहले वर्टेक्स चाहिए, बहुत ही सिंपल, आपके पास वर्टेक्स हैं, फिर एजेज बना लिए आपने, वर्टेक्स थे आपने क्या किए एजेज बना लिए, फिर आपके फेस बन गए एजेज के थ्रू, किसी भी तरीके से फेस बन गए, फिर वो क्या बन जाएगा सॉलिड पार्ट बन जाएगा। तो सिंपल है, काफ़ी सारे लोगों ने सही भी किया, स्टिल और लोगों को करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मटेरियल प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कौन सी मटेरियल प्रॉपर्टी है? तो डेट इज फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, मतलब दो जगह फटीग स्ट्रेंथ, सॉरी ये फटीग वाला गलत है, मैं सोचा कि दोनों जगह फ्रैक्चर ही मैंने लिखा है। फ्रैक्चर स्ट्रेंथ इज करेक्ट।
काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि इलास्टिक कांस्टेंट इज नथिंग बट ये आपका बताता है एक तरह से रिलेशन स्ट्रेस और स्ट्रेन में। और जो फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ, जैसे इसका नाम है फ्रैक्चर, जब कभी भी कोई मटेरियल फ्रैक्चर होता है ना तो आप देखोगे कि उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसके जो एटम्स के ओरिएंटेशन हैं, जहाँ से फ्रैक्चर हुआ है वहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब ये जो फ्रैक्चर है ये कितना तेज़ी से प्रोपगेट करेगा ये डिपेंड करता है उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर अच्छा है तो प्रोपगेशन स्लो होगा, अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है, तो प्रोपगेशन फास्ट होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जॉमनी टेस्ट इज यूज्ड फॉर, किसके लिए होता है? हार्डनेबिलिटी टेस्ट करने का एक बेसिकली प्रोसेस है। क्या करते हैं, हमारे पास कोई वर्कपीस ले लेते हैं, इसको गर्म कर लेते हैं, नीचे से वाटर जेट लगा देते हैं। अब वाटर जेट यहाँ पे कूलिंग रेट फास्ट होगा, कूलिंग रेट हम कुछ ये मान के चल लेते हैं यहाँ पे कि 300 डिग्री पर सेकेंड कर दिया हमने, और यहाँ पे तो वाटर जेट है नहीं तो यहाँ पे कूलिंग स्लो होगी, मान लेते हैं 3 to 5 डिग्री पर सेकेंड है। अब ये डिफरेंट कूलिंग रेट्स हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से बेस से इसकी हार्डनेबिलिटी मेज़र करना स्टार्ट कर देते हैं, ऊपर तक मेजर करते हैं और एक डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं हम हार्डनेबिलिटी में। बेसिकली ऊपर हमने हार्डनेबिलिटी लिख दिया, नीचे कि बेस से किस डिस्टेंस तक हमने मेजर किया है, वहाँ की हार्डनेबिलिटी क्या आई है। और ये जो डिस्टेंस होती है, इसके बेस से जो डिस्टेंस होती है, उसे हम जॉमनी लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या पर्पज होता है इसके यूज़ करने का पर्पज वही होता है कि हार्डनेबिलिटी क्या है इसकी टेस्ट करें। डिफरेंट थोड़ी सी कंडीशन होती है, डिफरेंट कूलिंग रेट पे किस तरीके से हार्डनेबिलिटी का बिहेवियर चेंज हो रहा है कूलिंग रेट के हिसाब से। द एटॉमिक बॉन्ड इन NaCl क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन है, आयनिक होता है ना, क्या बन जाएगा Na+Cl-। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, इसका प्रोटॉन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड होते हैं क्योंकि इनके ऊपर आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। फाइन ग्रेन साइज आर ऑब्टेन्ड बाई, देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं। फाइन ग्रेन्स आपको कैसे मिलेंगे? सबसे मिल जाएंगे। ठीक है, बट अगर एक ऑप्शन आपको चूज करना है तो फास्ट कूलिंग। अगर ज़्यादा फाइन आपको चाहिए तो अगर सबसे पहले हम लिखते हैं तो वो होगी आपकी फास्ट कूलिंग। फास्ट कूलिंग में ज़्यादा फाइन ग्रेन्स मिलेंगे। फिर इसके बाद आपका जो न्यूक्लिएशन रेट है, अगर उसको आप बढ़ा देते हो तो न्यूक्लिएशन रेट बढ़ाने की वजह से भी फाइन ग्रेन मिलेंगे, क्योंकि उनको ग्रोथ करने का टाइम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो है इसके बाद, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लिएशन रेट होगा, उसको बढ़ा दिए तो यहाँ पे हम कह देते हैं इंक्रीज न्यूक्लिएशन रेट। इसके बाद अगर हम फाइन ग्रेन चाहिए तो जो ग्रोथ है उसको घटा देते हैं, डिक्रीज द ग्रोथ रेट। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो न्यूक्लिएशन हो रहा है वो एक्सटेंड ना हो पाए चारों तरफ, तो ये हो जाएगा। फिर स्लो कूलिंग में तो फाइन ग्रेन्स मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये होगा। अगर आपको अरेंज करने के लिए देगा तो आप कुछ इस तरीके से, ये फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है एंड थर्ड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द सिस्टम हैविंग इक्वल नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड फेजेस। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको फाइंड आउट करना है। आप सभी को पता होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स आपको चाहिए उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक फॉर्मूला भी होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, आप सभी को पता होना चाहिए, C-P+N। यहाँ पे C क्या होता है? C होता है कंपोनेंट, P होता है यहाँ पे फेजेज, और यहाँ पे जो N होता है नंबर ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। ध्यान रखना, नंबर ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, किस पे मेजर कर रहे हैं हम। तो इन जनरली यहाँ पे हम टेम्परेचर प्रेशर कंसीडर करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा C-P+2। ये फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द सिस्टम हैविंग इक्वल नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड फेजेस। इसमें इक्वल नंबर ऑफ कंपोनेंट, तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो फेजेस 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं वो कभी वेरिएबल से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए कहीं पे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो 3 से ज़्यादा कैसे होंगे? या तो 3 होंगे या 3 से कम होंगे। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है कि C-P+2 ऑलवेज लेस आर इक्वल टू PC-1 इन ब्रैकेट +2। तो ये हो जाएगा आपका, ये इसे बेसिकली हम कहते हैं PC-1 + 2 को हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ कंपोजिशनल वेरिएबल। क्या कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ कंपोजिशनल वेरिएबल।
और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये कभी 0 से कम नहीं हो सकता भाई, ये 0 से कम नहीं हो सकता, जस्ट रिमेंबर दिस। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो देख लेते हैं। सिंपल इस फॉर्मूले में देख लो, जो C और P दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बचेगी, तो ही बचेगी, तो ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, परलाइट फेज इन स्टील इज मेड अप ऑफ, परलाइट फेज क्या होता है भाई, अल्टरनेटिव लेयर्स होते हैं फेराइट एंड सेमेंटाइट की। अरे आपने देखे तो हैं, इससे पहले मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था, यहाँ पे भी डायग्राम है, आप देख लीजिए। बेसिकली यहाँ के बात कर रहे हैं परलाइट फ्लेजेज में क्या क्या मिलता है आपको। यहाँ पे आयरन कार्बन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई सारे। यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर्स की भी बात की गई है, तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर्स को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अभी यहाँ पे मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। आपको ये ध्यान देना होता है कि ये जो टेम्परेचर्स हैं ये वेरिएबल हैं पर्टिकुलर, इसके बाद जैसे ये पूरा ऑस्टेनाइट बन जाता है, ठीक है, किसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस होती है, किसके, ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था आज टेलीग्राम ग्रुप में कि पर्टिकुलर किस टेम्परेचर पे जो आपका ऑस्टेनाइट होता है वो डेल्टा फेराइट में कन्वर्ट होता है। तो ये आप देख रहे हो, ये वाला टेम्परेचर यहाँ पे इसमें कन्वर्ट होता है। तो इस टाइप से हर क्रिटिकल पॉइंट को आपको एनालाइज करना है। मैंने इससे पहले पढ़ाया भी है, यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। ये पॉइंट्स इसलिए मेंशन किया गया है ताकि अगर आप पढ़ना ही चाहते हो तो आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े, आपके टाइम बचे, यहाँ से आप पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने मेंशन कर दिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग इफ वन सॉलिड फेज स्प्लिट इनटू द 2 सॉलिड फेजेस द रिएक्शन इज, उस रिएक्शन को हम कहते हैं पेरिटॉक्टॉइड रिएक्शन। ऑप्शन है पेरिटॉक्टॉइड। क्या होता है भाई, दिस इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा, दोनों सॉलिड हैं, क्या बना लेते हैं दोनों केस में, या तो दिस इज नथिंग बट कूलिंग, इधर से कूलिंग हो रही हो या फिर इधर से इनकी हीटिंग हो रही है। तो हमसे हीटिंग के बारे में पूछा गया है, मतलब अल्फा बीटा को हम हीट कर रहे हैं, हमको क्या मिल जाएगा, गामा मतलब ऑस्टेनाइट, एक और सॉलिड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। इस रिएक्शन को हम पेरिटॉक्टॉइड रिएक्शन कहते हैं। और भी कई सारे रिएक्शन होते हैं, जैसे पेरिटेक्टिक को कई सारे लोग कंफ्यूज करेंगे। तो पेरिटेक्टिक में एक लिक्विड होता है, लिक्विड प्लस बीटा, मतलब ये लिक्विड हो गया प्लस बीटा हो गया, और इसे चाहे कूल करें हम या फिर इसे हम हीट करें, यहाँ पे अल्फा सॉलिड बन जाता है, तो ये बेसिकली सॉलिड बन जाते हैं। कई सारे लोग यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूटेक्टॉइड से कंफ्यूज हुए। भाई यूटेक्टॉइड रिएक्शन आपको याद ही होना चाहिए, इसमें गलत करने का होना ही नहीं चाहिए। यूटेक्टॉइड रिएक्शन में एक सॉलिड फेज डिकम्पोज होता है 2 सॉलिड फेज में, इसका सीधा उल्टा होता है ना, एक सॉलिड फेज डिकम्पोज होता है, एक सॉलिड फेज डिकम्पोज होता है, मतलब वन इज डिकम्पोजेड, मतलब कूलिंग की बात करें या फिर हम हीटिंग की बात करें, तो एक डिकम्पोज होता है अल्फा प्लस बीटा में। नीचे से आपने देखा होगा इससे पहले डायग्राम में, अल्फा बीटा हमने हीटिंग किया तो ऑस्टेनाइट बन जाएगा, कूलिंग किया तो अल्फा बीटा बन जाएगा। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है 1 सॉलिड फेज का 2 सॉलिड फेज में। तो ध्यान रखना, आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यूटेक्टॉइड, ये तीनों रिएक्शन आप याद रखना, यूटेक्टॉइड, यूटेक्टिक एंड यूटेक्टॉइड। ठीक है, नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, द रेट ऑफ द कूलिंग ऑफ लिक्विड मेटल इज रैपिड। कूलिंग रेट आपने बढ़ा दिया, यहाँ पे फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं, मतलब लिक्विड से आप सॉलिड बन रहे हैं, तो जो ये टेम्परेचर होता है लिक्विड से सॉलिड बनने का, ये क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एनलिंग टेम्परेचर। यहाँ पे भी कई सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं एनलिंग के बारे में, मैंने भी शायद 1 से 2 क्वेश्चन ज़्यादा दिए हैं यहाँ पे। तो एनलिंग का टेम्परेचर जनरली क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग से कम होता है। एनलिंग हम किस टेम्परेचर पे करते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे करते हैं, और जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसमें भी हम कुछ अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से कुछ 50 से 70 डिग्री ऊपर करते हैं, बट नॉर्मलाइजिंग की हम बात करें तो उसमें 55 से 85 डिग्री ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे जो एनलिंग है, एनलिंग के कई सारे टाइप्स भी हैं यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन हो गया बी। एनलिंग के टाइप्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी उसके टाइप्स पे ही पूछा गया, आपसे पूछा गया है A1 टेम्परेचर के बारे में। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था बिटवीन दिस, तो इसे क्या कहते हैं। अब जो एनलिंग होता है उसको कई सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे फुल एनलिंग किया गया है, प्रोसेस एनलिंग किया गया है, एक्सप्लोडाइजिंग एनलिंग किया गया है, फिर डिफ्यूजन एनलिंग किया गया है। अगर टेम्परेचर के हिसाब से हम देखें तो टेम्परेचर किस में सबसे ज़्यादा होता है, फुल एनलिंग में ज़्यादा होता है। तो मैं TF लिख देता हूँ यहाँ पे, टेम्परेचर का क्रम बता देता हूँ, आप इसको ध्यान रख लेना। फिर जो टेम्परेचर दूसरा टेम्परेचर होता है वो होता है डिफ्यूज़न का ना, डिफ्यूज़न कितने पे होता है, ये 800 डिग्री के आसपास होता है।
और ये होता है आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से हम 55 से 85 डिग्री ऊपर करते हैं, इसमें ऊपर करते हैं। अब ये जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ये फिक्स नहीं है, जैसे जैसे कार्बन का कंपोजिशन चेंज होता रहेगा वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। नहीं, आपने देखे आयरन कार्बन डायग्राम में, तो वो चेंज होता रहेगा। इसलिए बस आपको ये ध्यान देना है कि जिस भी कंपोजिशन पे हम बात कर रहे हैं उस कंपोजिशन पे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो भी है उससे 55 to 85 डिग्री टेम्परेचर हम ऊपर रखते हैं अगर हम फुल एनलिंग की बात कर रहे हैं। डिफ्यूजन एनलिंग में ये इतना होता है। अगर हम स्पोराडाइजिंग एनलिंग की बात करें तो ये कुछ होता है आपका 700 के आसपास। एंड लास्ट वन होता है द प्रोसेस एनलिंग, ये होता है कुछ आपके 50 से लेके 650 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में। तो यहाँ पे किसकी बात किया गया है, प्रोसेस एनलिंग की बात किया गया है। टेम्परेचर का सीरीज मैंने बता दिया है, आप ध्यान रखना। Which of the following element added to the iron to improve the oxidation resistance? Oxidation मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का करोजन। तो क्रोमियम और एल्यूमिनियम को हम आगे कर देते हैं। ये बेचारे अपने जान की बलि देके जो हमारा प्योर मेटल है उसको बचाते हैं, क्योंकि ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऊपर एक थिन लेयर क्रिएट कर लेते हैं, बहुत ही थिन लेयर जो आपको नहीं दिखेगी, और वो थिन लेयर बन जाती है जिसकी वजह से फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है नीचे वाले मेटल का। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेंगे। सेम दोनों केस में होता है, क्रोमियम ऑक्साइड बना लेंगे जिसकी वजह से नीचे का जो हमारे मेटल होता है वो बच जाता है। बेचारे अपने बलि दे देते हैं ना, कितना ओबीडियंट है। मोस्ट वाइडली यूज्ड कंडक्टिंग मटेरियल आर, देखो कंडक्टिंग मटेरियल आप सभी को पता होगा, थर्मल कंडक्टिविटी भी पता होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी पता होगा आप लोगों को। कॉपर एल्यूमिनियम के बारे में आप लोग जानते हो क्यों यूज होते हैं, इसके कई सारे रीजन है यूज होने के। पहले तो इनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, अब ऐसा नहीं कि सबसे अच्छी होती है, गोल्ड और सिल्वर से तो कम ही होती है, बट अच्छी होती है। अच्छी होने के साथ साथ ये सस्ते हैं, कम वेट के हैं। अब कोई गोल्ड को थोड़ा नहीं यूज करेगा यार, दिन दहाड़े चोरी हो जाएगी, कौन यूज करेगा, ठीक है। हाँ, सिल्वर को आप सोच सकते हो बट वो भी महंगा होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यूज होता है आपका कॉपर एंड एल्यूमिनियम। द टेम्परेचर एट विच द मेटल बिकम सुपर कंडक्टर, वो क्या टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। आप सोचोगे कि हम क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव कर लेंगे, भैया इतना आसान नहीं होता है। किसी मटेरियल, जैसे मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है आपका 1.2 केल्विन। लो कर लो अचीव, कैसे करोगे, 1.2 केल्विन है ये, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। इतना कम टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टर बनेगा। हमारे पास अगर सुपर कंडक्टर आसानी से मिल जाए तो कितने सारे काम आसान हो जाए भाई। मैंने तो इस पे काम भी किया है बेसिकली मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन पे। मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन अगर सुपर कंडक्टर मिल जाए तो रेफ्रिजरेशन की सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, हमारी क्रायोजेनिक्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, बट पॉसिबल नहीं है इतना टेम्परेचर अचीव करना। ऐसे सारे का टीन का 3.7 केल्विन होता है, लेड का भी कुछ 7 केल्विन के आसपास होता है। हाँ, अगर हमारे पास कोई ऐसा मेटल है जो 120 केल्विन या फिर इससे कम, मान लो 100 केल्विन के आसपास भी अगर वो सुपर कंडक्टर बन जाता है तो भी हम सोच सकते हैं उसके बारे में। क्यों? क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन इतना टेम्परेचर दे देगा हमको, तो हम आसानी से लिक्विड नाइट्रोजन में उसको रख के सुपर कंडक्टर बना लेंगे, फिर अपने काम में यूज कर लेंगे, क्योंकि सुपर कंडक्टर बहुत सारी जगह पे यूज होता है, बट वो भी अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है। सारे हमारे सपने हैं, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जहां पे मैग्नेटाइजेशन लॉस हो जाता है, मतलब फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है। आयरन कार्बन की बात करें तो ये 768 के आसपास होता है। उसी तरीके से ये जो नील टेम्परेचर है भाई साहब, इन्हीं के नाम पे रखा गया, इनका नाम था जिन्होंने डिस्कवर किया, नील साहब। तो नील एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है। अभी एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट तो होता है, बट मैग्नेटिक मूवमेंट एंटी डायरेक्शन में होता है, जिसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हो पाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, बट यहाँ पे भी एंटी जो होता है वो मैग्नेटिक आपको पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया। और जो ये डीबे टेम्परेचर है इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन में। बेसिकली वहाँ पे कई सारे इंट्रोपीज को हम चेंज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंट्रोपी होती है, थर्मल इंट्रोपी के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम डीबे टेम्परेचर का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द विंडोज ऑफ एरोप्लेन आर मेड, किसकी बने होंगे? मतलब हमको कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि लाइट वेट हो, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको उड़ना है, कौन उसका वेट वियर करेगा। दूसरा, उसके पास स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। तीसरा, उसकी विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए ना, क्योंकि हमको वहां से देखना भी होता है। नहीं, आपको लग रहा होगा बस मजे मजे के लिए देखते हैं, ऐसा नहीं भाई। जब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गया तो वहीं से तो देखेंगे, ठीक है। और आगे जो विंड स्क्रीन लगी होती है वो भी उसका ही बनी होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे बेसिकली इसके कई सारे नाम हैं, एक्रिलिक ग्लासेस भी कहते हैं, पेलिक्स ग्लासेस भी इसको कहते हैं बेसिकली। तो ये इस मटेरियल का बना होता है। क्यों बना होता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और भी बहुत सारे जगह ये यूज़ होते हैं भाई साहब, आपके ऑटोमोबाइल में यूज़ होते हैं, सोलर पैनल में यूज़ होते हैं, बाथ टब में यूज़ होते हैं, विंडोज़ में यूज़ होते हैं, बहुत सारे जगह पे इनका यूज़ किया जाता है क्योंकि अच्छा होता है। जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और ये जो ग्लास आपको दिख रहा है ना, ये जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था उस समय जो जर्मनी था उसके प्लेन को हिट किया गया था और उस प्लेन से इस ग्लास को कलेक्ट कर किया गया था। ये बेसिकली यही वाला ग्लास है आपका। तो ये भी देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 2 की जो ताज़ा मेमोरीज हैं वो ताज़ा हो जाएंगी आपकी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑब्वियसली आंसर तो पहले ही दिया गया है। थर्मोप्लास्टिक आर आइदर एमरफस और क्रिस्टलाइन। वैसे तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि एमरफस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंस क्या होता है, आप भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लें। जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो प्रॉपर ओरिएंटेड होते हैं, उनके पास एक डिफाइंड एज होती है जो कि एमरफस के पास नहीं होती है क्योंकि इनके पास कोई एज नहीं है, ओरिएंटेशन अच्छा नहीं होता है। और थर्मोप्लास्टिक की हम बात करें और थर्मोसेट की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक को हम रीहीट करके दोबारा से यूज़ कर लेते हैं, बट ऐसा थर्मोसेट के साथ नहीं होता है। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उसके ऊपर जो मटेरियल लगा होता है ना उसे थर्मोसेट कहते हैं क्योंकि वो सेट हो जाता है। एक बार सेट हो गया तो हो गया, फिर अब उसको वेस्ट ही होना है, दोबारा से आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। बट इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं, जो आपके घर में बकेट आती है, बहुत सारे प्लास्टिक के मटेरियल जो आपके आसपास दिख रहे हैं सारे अराउंड इनको हम क्या करते हैं दोबारा से यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो थर्मोप्लास्टिक इज आइदर एमरफस और क्रिस्टलाइन, बट जो थर्मोसेट होते हैं वो हमेशा एमरफस ही होते हैं। नेक्स्ट जो है, राइजर इज डिजाइंड सो एज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 74 नहीं, इसमें तो 100% लोगों को सही करना चाहिए था। तो राइजर क्या होता है कि जो हमारा श्रिंकेज है उसको फील करने के लिए होता है, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को। तो भाई अगर वो पहले ही सॉलिडिफाई हो जाएगा तो फिर श्रिंकेज को क्या करेगा वो। तो इसलिए जब हमारी कास्टिंग जो सॉलिडिफाई हो जाए उसके बाद उसका सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए, मतलब जो वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया वाला जो रेशियो होता है जिसे हम सॉलिडिफिकेशन टाइम कहते हैं। तो जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है इसका ज़्यादा होना चाहिए, डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका सरफेस एरिया कम होना चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो कम सरफेस एरिया में ज़्यादा वॉल्यूम मिले ऐसा हम राइजर बनाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हार्डनेस ऑफ द ग्रीन सैंड माउल्ड इंक्रीजेज विथ परमेबिलिटी। परमेबिलिटी उसकी आप डिक्रीज करोगे तो हार्डनेस उसकी बढ़ जाएगी। परमेबिलिटी आप सभी को पता होगा क्या होता है, और इसे ग्रीन सैंड इसलिए नहीं कहते हैं कि इसका कलर ग्रीन होता है, वाटर कंटेंट 2 to 5% होता है इसलिए, क्योंकि वेट हम यूज करते हैं इसको, इसलिए हम इसको कहते हैं ग्रीन सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्डअप एजेस कैन फॉर्म ड्यूरिंग द कटिंग ऑफ। कब होता है, जब हम सॉफ्ट मटेरियल का करते हैं। लो कटिंग स्पीड। लो कटिंग स्पीड का मतलब ये है कि उसको सेटल डाउन होने का टाइम मिलता है, और यहाँ पे जो एडेसिव फोर्स होता है, एडेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है हमारे टूल का, हमारे वर्कपीस के साथ, जिसके वजह से मटेरियल क्या होता है उसमें इम्पिंज कर जाता है, मतलब चिपक जाता है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा भाई, तो देखो अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है, चिपक गई वहाँ पे, तो जो फिनिशिंग है हमारे मटेरियल की, जिस वर्कपीस की, वो कम हो जाएगी। हाँ, बट एक फ़ायदा होता है कि टूल पे चिपक गया तब जो टूल का टिप है वो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, उसकी जो शार्पनेस है वो जल्दी नहीं घटेगी क्योंकि ऑलरेडी उसको चिप ने अपने हिसाब से कवर कर लिया है। बट फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा, आपका कटिंग फोर्स बढ़ जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम भी होती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हॉट रोलिंग मिल स्टील इज कैरीड आउट। डेफिनेटली जो भी हॉट मिलिंग के प्रोसेस होते हैं एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे होते हैं, मतलब जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो फिर से रिक्रिस्टलाइन कर लेता है खुद को, नए जो ग्रेन्स होते हैं फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। टूल लाइफ क्राइटेरिया नॉर्मली यूज्ड। टूल लाइफ क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये दोनों यूज होते हैं। पहला, ये जो है आपका क्रैटर वियर है, आप देख रहे हो ना, ये वाला सरफेस जो होता है हमारे रैक के ऊपर वाला, यहाँ पे चिप कंटिन्यूसली टच करती रहती है तो ये बेचारा घिस जाता है। अब चूंकि चिप एक सर्कुलर पाथ बनाती है तो ये जो यहाँ पे जो बेसिकली वियर होगा वो भी सर्कुलर होगा राउंड, तो ऐसा ही होता है। बट इसकी लेंथ इतनी नहीं होती है कि ये हमारे टूल के टिप तक पहुँच पाए, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। हालांकि आप कह सकते हो बाकी सारी चीज़ें तो ये करता है कि आपका जो टूल की वो है मॉडिफाई कर देगा, कटिंग फोर्स बढ़ा देगा, ये सारी चीज़ें ये कर देते हैं। इवन ये भी कह सकते हो आपकी जो इसकी टिप है उसको थोड़ा सा सॉलिडिफाई भी कर देगा ये,
बट ऐसा नहीं करेगा कि इसको ब्रेक डाउन कर दे जल्दी से। इससे ज़्यादा इफेक्ट होता है जो आपका फ्लैंक होता है, ये जो फ्लैंक जो होता है ना, ये भी कंटिन्यूसली रब करता है। अगर ये घिस गया तो डायरेक्टली ये क्या करता है, आपके जो टूल टिप है उसको इफेक्ट कर देता है। तो टूल लाइफ खत्म, मतलब टूल का टिप गया तो टूल गया, इसलिए इसके हिसाब से हम इसको डिजाइन करते हैं, इसको बेसिक क्राइटेरिया मान के चलते हैं। तो फ्लैंक वेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कटिंग टूल विद द नेगेटिव रैक एंगल रिक्वायर्ड। नेगेटिव रैक एंगल समझ लो आप, इससे पहले जानते ही होंगे। रैक एंगल देखो, ये यहाँ पे आप देख लो, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, कटिंग हो रही है हमारी। अब ये देखो नीचे हो गया है तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव रैक एंगल, ये ऊपर हो गया क्योंकि यहाँ से मेजर करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव रैक एंगल हो गया। नेगेटिव रैक एंगल, पॉजिटिव रैक एंगल और जीरो मतलब सिंपल दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही हैं, तो इन दोनों केस में इन दोनों का अलग अलग यूज होता है। रैक एंगल अगर आप ज़्यादा है तो आप कह सकते हो कि बेटर कटिंग होगा, लेस फोर्स होगा। रैक एंगल ज़्यादा मतलब मैं पॉजिटिव रैक एंगल की बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हो रहा है पॉजिटिव रैक एंगल, तो आपकी कटिंग अच्छी मिलेगी और फोर्स कम होगा। नेगेटिव रैक एंगल है तो आपको पावर ज़्यादा चाहिए होगा, नेगेटिव क्योंकि देख ही रहे हो आपको पावर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जो टूल है वो इस तरीके से बेंड हुआ है तो फोर्स का एक कंपोनेंट हो जाएगा, तो हमको चाहिए मोर पावर टू गिव इन द कट, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोवाइड बेस्ट सरफेस फिनिश। तो यहाँ का जो ऑप्शन है आपका सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग है, काफ़ी अच्छे सरफेस फिनिश देते हैं, 2.5 माइक्रोन तक देते हैं। इतनी रफनेस को तो आप एक नेगेटाइट से देख भी नहीं सकते हो। ये बेसिकली मल्टी पॉइंट कटिंग प्रोसेस होते हैं, ये बेसिकली डिवीजन है उनका, हालांकि इस पे बेसिस पे क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और अगर हम इससे ज़्यादा सरफेस फिनिश की बात करें तो वो बेसिकली सरफेस फिनिश का प्रोसेस ही होता है जो 0.5 माइक्रोन तक आपकी रफनेस देता है, जो कि बहुत कम है, बहुत स्मूथ सरफेस आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द कॉलेट चक इज यूज फॉर होल्डिंग। कॉलेट चक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये बेसिकली सर्कुलर वर्कपीस या टूल जो भी आपका रिक्वायर्ड है उसके होल्डिंग के लिए हम करते हैं। पिग आयरन इज, यहाँ पे तो काफ़ी सारे लोगों ने गलत किया है। क्यों गलत किया आप लोग, ये सबको सही करना चाहिए था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कई बार इसके फॉर्मेट चेंज होते हैं, कैसे जैसे आपसे पूछ लिया, मान लीजिए कि जो ब्लास्ट फर्नेस होती है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होता है, पिग आयरन होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। अब इसका कंटेंट की बात करें तो 4% हो जाता है आपका कार्बन, और अगर हम सिलिकन की बात करें तो 1% आपका सिलिकन भी होता है। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो 1% मैग्नीज भी होता है, और बहुत स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे फास्फोरस और सल्फर भी होता है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा आपसे कार्बन के अमाउंट ही पूछते हैं, और ये पूछ लेंगे कि किस फर्नेस से ये निकलता है, तो ब्लास्ट फर्नेस से निकलता है। टेम्परिंग प्रोसेस इज यूज टू अचीव इन स्टील। टेम्परिंग प्रोसेस कहीं पे अगर मार्टेनसाइट बन गया है, आपको पता है मार्टेनसाइट बहुत हार्ड होता है, और बहुत हार्ड मटेरियल का भी यूज़ हर जगह नहीं होता है क्योंकि उसकी टफनेस कम होती है, मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उसकी कम होती है। कहीं पे अगर हमने यूज़ किया और ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करना पड़ा तो भाई साहब कर देंगे टर, तो टर ना करें, इसलिए उसका स्टफनेस हमको बढ़ाना होता है, तो डक्टिलिटी उसमें डालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम बेसिकली ये प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका बी, काफ़ी सारे लोगों ने सही भी किया है। स्विस टाइप ऑटोमेटिक लेथ आर यूज्ड, तो ये स्मॉल एक्सिस सिमेट्रिकल पार्ट बनाने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं इसका, स्विस टाइप की। आप ये कह सकते हो कि इसके कुछ जो ट्रेडिशनल हमारे पास लेथ होती है उससे कुछ एडिशनल यहाँ पे लगा होता है। जैसे पहली हम बात करें तो यहाँ पे गाइडिंग ब्रशेस लगी होती हैं जो आपका स्टॉक मटेरियल है उसको गाइड करती हैं, और इसका होल्डिंग मैकेनिज्म भी ट्रेडिशनल वाले से अच्छा होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कटिंग टूल मूव इन द वर्टिकल रेसिप्रोकेटिंग मोशन इन मशीन टूल। किसमें ऐसा होता है, स्लॉटर में होता है। स्लॉटर कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं, कई सारे बुक्स में भी ऐसा दिया गया होता है, हालांकि ये सिमिलर होता है वर्टिकल एक्सिस सेपर से, जो वर्टिकल सेपर होती है उससे सिमिलर होता है। हाँ, कई बार इसको हम वर्टिकल एक्सिस सेपर भी कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं कर लेना है। स्लॉटर होता है बेसिकली किस टाइप से, ये आपका टूल है बेसिकली, ये रेसिप्रोकेट करता है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द बेस्ट मशीन टूल टू कट द स्प्लाइन। इंटरनल स्प्लाइन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इंटरनल स्प्लाइन, इंटरनल कट किया गया है। इसके लिए जो स्लॉटिंग मशीन होती है वो बेस्ट होती है। ये सारे स्टैटिक्स क्वेश्चन हैं, आपको याद रखने हैं। स्ट्रिंग मिलिंग इज यूज्ड फॉर। अब स्ट्रिंग मिलिंग जो होती है ये बहुत ही सिमिलर होती है आपके सिंगल पीस मिलिंग में, बस डिफरेंस ये होता है
कि यहाँ पे कई सारे वर्क पीस को एक साथ सिमल्टेनियसली वर्क किया जा सकता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है दोनों में, स्ट्रिंग और सिंगल में। तो स्मॉल वर्क पीस के लिए बेसिकली कई सारे स्मॉल वर्क पीस पे एक साथ यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। द ऑपरेशन टू यूज ऑब्टेन द स्मूथ एंड क्लोज टॉलरेंस होल इज रिमिंग। भाई रिमिंग से काफ़ी क्लोज टॉलरेंस आपको मिलता है, कितने तक, प्लस माइनस आप कह सकते हो 25 माइक्रोन के आसपास। ड्रिलिंग का बहुत ज़्यादा होता है, 1250 के आसपास होता है माइक्रोन। तो ड्रिलिंग से तो देख रहे हो आप काफ़ी कम है रिमिंग में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सैंड कास्टिंग इज प्रीफर्ड मेनली बिकॉज, सबको पता है सैंड कास्टिंग के बारे में। मोल्टन मेटल क्या करता है, हम पहले एक मोल्ड बनाते हैं, उसमें अपना पैटर्न रखते हैं, फिर निकालते हैं, फिर उसमें पोर करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द कास्ट आयरन एज अ पैटर्न मटेरियल मेकिंग द मास्टर पैटर्न इज, क्या है, हाई डेंसिटी, वेट ज़्यादा हो जाता है। जो मोल्ड बनाओगे आप उसको ज़्यादा वेट बियर करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होगी। एक प्रॉब्लम और होता है यहाँ पे, नेगेटिव श्रिंकेज होता है। हर जगह हम पॉजिटिव श्रिंकेज पढ़ते हैं। ये क्या करते हैं, जब ये सॉलिडिफाई होते हैं तो ये बेचारे एक्सपेंड हो जाते हैं। लाइक जैसे आपका वाटर होता है और वाटर से आइस बनता है तो क्या करता है, एक्सपेंड हो जाता है, लाइक दैट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द चपलेट यूज किस लिए करते हैं भाई, सपोर्ट के लिए करते हैं बेसिकली। यहाँ पे आप देख लेते हो ये चपलेट यूज किया जाता है, जो हमारे कास्टिंग को क्या करता है, इंटरनली सपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एडवांटेज टू प्रोवाइडिंग द टॉप गेट इन द सैंड कास्टिंग। टॉप गेट का मतलब कि ऊपर से आप अपने कास्टिंग को फिल कर रहे हो, ठीक है। इसका फायदा होता है कि आपका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो थोड़ा यूनिफॉर्म होता है एज कंपेरिजन टू बॉटम गेट कह लो या फिर आप मिडिल गेट कह लो। इसके फायदे होते हैं, थोड़ा सा यूनिफॉर्म आपको टेम्परेचर मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो फीलिंग होती है थोड़ी स्लो होती है और ये फील होता रहते हैं, कूल होते रहते हैं। इसका फ़ायदा एक और होता है, क्योंकि ये एज अ राइजर भी एक्ट करते हैं ऊपर से। जब तक आपकी कास्टिंग सॉलिडिफाई होती रहती है तब तक वो कम्प्लीटली उसको फील करते रहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू रिड्यूस द मोल्ड इरोजन इन द सैंड कास्टिंग। इसको काफ़ी सारे लोगों ने स्प्रू को टैपर्ड बताया है। स्प्रू टैपर्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू बर्नौली थियरम, ठीक है, ताकि जो हमारा प्रेशर है वो मेंटेन रह पाए। अगर प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा भाई तो यहाँ पे अगर प्रेशर डिक्रीज कर गया, प्रेशर डिक्रीज किया तो क्या होगा, यहाँ पे एयर ट्रैप हो जाएगी। तो एयर ट्रैप को प्रिवेंट करने के लिए हम टेपर्ड बनाते हैं, न कि मोल्ड इरोजन को। इरोजन को रोकने के लिए हम क्या बनाते हैं, स्प्रू वेल बनाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारा मटेरियल कलेक्ट हो और आसानी से फिल हो पाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द चार्ज ऑफ द कपोला कंटेन। क्या क्या रखते हैं भाई, पिग आयरन, कोक, लाइम स्टोन, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि इनका प्रोडक्ट क्या होता है कपोला का। तो कपोला का प्रोडक्ट होता है कास्ट आयरन, और इससे पहले मैंने ब्लास्ट का आपको बताया ही था। उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ओपन ब्लो इन सैंड कास्टिंग इज कॉजेज। अगर आपके पास ज़्यादा मॉइस्चराइजर है तो अल्टीमेटली मॉइस्चराइजर क्या करेगा, बबल बनेगा, बबल बनेगा तो ऊपर आएगा कुछ इस तरीके से। तो ये क्यों होता है, मॉइस्चराइजर की वजह से होता है। अ डिसएडवांटेज ऑफ द कोल्ड वर्किंग ऑन द मेटल इज, क्या डिसएडवांटेज है भाई, डिफॉर्मेशन की प्रॉब्लम हो गई। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन दैट कैन बी गिवन इज लिमिटेड। भाई आपने देखे होंगे, बहुत सिंपल लॉजिक है, किसी चीज़ को गर्म करके उसको बेंड करना आसान होगा या फिर बिना गर्म किए बेंड करना आसान होगा। तो कोल्ड वर्किंग में ये सारी प्रॉब्लम होती है। लिमिटेशन है, अगर बहुत ज़्यादा करोगे तो वो जो इंटरनल स्ट्रेसेस हैं वो आ जाएंगी, क्रैक प्रोपगेशन होने लगेगा, क्रैक जनरेट हो जाएगा, आपका मटेरियल की स्ट्रेंथ घट जाएगी। एक्सट्रूजन इज यूज टू मैन्युफैक्चर, कैसे, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया के भाई एक्सट्रूजन उसी तो कर सकते हो। सिंपल एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या है, एक आपके पास रैम होता है और कहीं पे उसको आप किसी पर्टिकुलर ओपनिंग में डाल देते हो, जिसकी वजह से मटेरियल प्रेशराइज होकर बाहर निकलता है। तो ये क्या करेगा, एक कांस्टेंट सेक्शन ही बनाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्क पीस प्रोड्यूस बाय द होनिंग इज। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, रफनेस, एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलती है आपको, ये सारी चीज़ें होती हैं होनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल रिमूवल रेट इन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन ईडीएम प्रोसेस इज इंक्रीज बाय। इससे पहले भी ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको दिया हुआ था। स्पार्क के थ्रू होता है, यहाँ पे ऊपर आपका टूल होता है और टूल को हम कैथोड कहते हैं, नीचे होता है आपका वर्क पीस होता है एनोड। इन सब दोनों के बीच में जनरेट होता है एक स्पार्क, और यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड भी होता है
स्पार्क, अगर आपको मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ाना है, आपको जो भी करना है यहाँ पे, अगर आपको पेनिट्रेशन बढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, स्पार्क पे डिपेंड करते हैं। अगर मटेरियल का रेट आपको बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी स्पार्क की बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जल्दी जल्दी से यहाँ पे स्पार्क आए तभी तो ज़्यादा मटेरियल रिमूव होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लिमिटेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज, क्या लिमिटेशन होता है इनका, टूल वियर फास्ट होते हैं, कई सारे लिमिटेशन होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। इनका जो मटेरियल रिमूवल रेट होता है ये बहुत कम होता है, लेस होता है। इनकी जो डेप्थ करते हैं ये वो भी कम होती है। टूल वियर जल्दी होता है, और जो फ्लैट सरफेस है वो नहीं प्रोड्यूस हो पाता, क्योंकि जो स्लरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी इनकी लिमिटेशन होती है। अब यहाँ पे जो लिमिटेशन दिया है, दैट इज द टूल वियर इज हाई एंड शार्प कॉर्नर कैन नॉट बी प्रोड्यूस शार्प कॉर्नर, क्योंकि भाई स्लरी वहाँ पे नहीं रहेगी तो कैसे प्रोड्यूस होगा, नहीं। द फॉलोइंग शीट मेटल ऑपरेशन इंड्यूस बोथ कंप्रेशन एंड टेंसाइल, सिंपल है, ड्राइंग होगा, बाकी सब में क्या होता है, शेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनली असिमेट्रिक कप, भाई स्पिनिंग में ना यार, स्पिनिंग हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल सब जगह एक जैसे आएंगे तो स्पिनिंग में क्या होगा, असिमेट्रिक कप बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेल्डिंग इज अ परमानेंट ज्वाइंट, इसकी स्ट्रेंथ भी आपके बेस मेटल के बराबर होती है या फिर उससे ज़्यादा होती है। आर्गन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड, इससे पहले जब मैंने आपको एक बार बताया था ना कि पैंडेमिक में ऑक्सीजन जनरेशन कैसे करते हैं, पूरा ऑक्सीजन जनरेशन का मैकेनिज्म आपको बताया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वहाँ से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन को हम निकालते हैं। इसीलिए आजकल आप सुन रहे होगे कि जो स्टील इंडस्ट्री हैं वो बेसिकली आजकल ऑक्सीजन दे रही हैं। आप सोचोगे कि वो कैसे देंगे, भाई वो इसीलिए देंगे क्योंकि वो आर्गन अलग करते थे अपने वेल्डिंग प्रोसेस के लिए, तो अब उनसे कहा गया भाई कि जब आर्गन निकालते होगे तो साथ में ऑक्सीजन भी तो आती होगी, वो ऑक्सीजन अब तुम हमें दे दिया करो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ था उस लेक्चर में, जब हम बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होगा, कैसे उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। स्ट्रेट पोलरिटी इज द आर्क वेल्डिंग इज ऑब्टेन, स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी, दो पोलरिटी होते हैं, दोनों का अपना अपना वर्क होता है कि कब हम स्ट्रेट पोलरिटी करेंगे, कब हम रिवर्स पोलरिटी करेंगे। देखिए स्ट्रेट पोलरिटी, अगर आपको पेनिट्रेशन ज़्यादा चाहिए, वर्ल्ड विथ ज़्यादा चाहिए तो आप स्ट्रेट पोलरिटी करोगे। स्ट्रेट पोलरिटी को हम डीसी मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव। अगर हम रिवर्स पोलरिटी की बात करें तो इसे कहते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। कहीं पे स्मॉल पेनिट्रेशन चाहिए, स्मॉल वेल्ड पुल होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका रिवर्स पोलरिटी यूज़ करेंगे, और कहीं पे अगर ज़्यादा हमको पेनिट्रेशन करना है, मोटी सीट वेल्ड करना है तो वहाँ पे हम रिवर्स पोलरिटी का यूज़ करेंगे। और जो एसी करंट होता है इन दोनों के बीच में देता है, ना ज़्यादा देगा ना कम देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या करता है भाई, सोल्डरिंग एक बेसिकली लीक प्रूफ ज्वाइंट है। जनरली सोल्डरिंग के लिए हम टिन और लेड का यूज़ करते हैं। 600 डिग्री तक टेम्परेचर हम इसमें देते हैं। जनरली होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल बॉन्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली सामान होती है आप देखोगे वहाँ पे सोल्डरिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग इज यूज फॉर द वेल्डिंग। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग किस लिए यूज किया जाता है, पहले तो आप ये जान लो कि जो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग होती है ना, ये लार्ज प्लेट के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है जो मटेरियल उसको फिल करने के लिए, थिक सीट के लिए हम करते हैं। और ये मान के चलते हैं कि अगर 50 mm से कम की सीट आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में यूज कर रहे हो तो ये इकोनॉमिकल नहीं होगी। 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर काफ़ी होता है, मोटी सीट। तो आप देख रहे हो जो भी यहाँ पे हैं सब मोटे वाले हैं, तो इससे ज़्यादा वाले को जब हम वेल्ड करते हैं भाई तो ये सारे उसमें आ गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्लैग सिंपल याद रखो आप, जहाँ पे मोटी सीटें होती हैं, हैवी वर्क जहाँ पे होता है वहाँ पे इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलर मेटल और फ्लक्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए भाई, लेजर बीम। लेजर बीम मतलब 0.075 से लेके 0.1 mm तक स्पॉट साइज होती है, उसमें काहे का फिलर मटेरियल जो लेजर होता है जिसे हम कहते हैं LASER, मतलब लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे कोई फिलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। नेक्स्ट जो बेसिकली हम यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड बीम होता है ना, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, उसका यूज करके काम खत्म कर लेते हैं।
मेटल पाउडर पार्टिकल साइज इज रिड्यूस ड्यूरिंग द एटोमाइजेशन। ये पाउडर मेटलर्जी का काम आ गया। बेसिकली दो चीज़ें, 3-4 चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं, 2 चीज़ें मैं कह रहा हूँ। पहली तो चीज़ें हम करते हैं कि जो सॉलिड स्टेट रिडक्शन हम कर लेते हैं, पाउडर मेटलर्जी मतलब सॉलिड स्टेट में उसको क्रश कर लिए, वो काम कर लेते हैं। ऑटोमाइजेशन से भी हम करते हैं। ऑटोमाइजेशन मतलब लिक्विड फॉर्म में है और उसको हम ऑटोमाइज करें, केमिकल रिएक्शन फिर करवाते हैं, फिर इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे अगर ऑटोमाइजेशन है मतलब जो लिक्विड जो है उसको हम ऑटोमाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे वेलोसिटी को अगर इंक्रीज कर दोगे आप तो ज़्यादा फाइन ऑटोमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंप्रूव द सेल्फ लुब्रिकेशन कैपेसिटी पाउडर मेटलर्जी द पार्ट फॉलोइंग द फिनिशिंग ऑपरेशन यूज्ड। अब लुब्रिकेशन पाउडर मेटलर्जी का एक बहुत बड़ा ये फायदा होता है कि उससे जो कंपोनेंट्स बनते हैं, पहले तो 2 kg से कम के कंपोनेंट्स बनते हैं, इससे जो बनते हैं उनकी सेल्फ लुब्रिकेशन कैपेसिटी होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि हम पहले से उसको ऑयल डिप्ट कर देते हैं और जब ऑयल डिप्ट करके हम उसको रखते हैं तो ये कुछ 12% से लेके 30% तक ऑयल खुद ही बेचारे ऑब्जॉर्व कर जाते हैं, मतलब पी लेते हैं। अब इतना ऑयल उन्होंने पिया हुआ है तो कब निकालेंगे? जब उनको यूज में लेंगे तब धीरे धीरे ऑयल ही निकालते रहते हैं, तो धीरे धीरे ये वो खुद को लुब्रिकेट करते रहते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्रेग्नेशन। बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, उसको हम क्या करेंगे, ऑयल बाथ में रख देंगे। ठीक है, ऑयल बाथ में रख देंगे तो जो वहाँ पे वाइड स्पेस है वो पूरा वाइड स्पेस ऑयल से फिल हो जाएगा। उसी तरीके से इन्फ्लेटेशन करने के लिए भी हम करते हैं, दोनों सिमिलर होते हैं बट यहाँ पे हम ऑयल का यूज करते हैं। यहाँ पे किसी मेटल का लिक्विड है उसमें डाल देते हैं और उस मेटल का लिक्विड कैपिलरी एक्शन के थ्रू घुस जाता है जो वॉइड होता है। ठीक है, तो खैर यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है सेल्फ लुब्रिकेशन के बारे में, तो ऑप्शन होगा डी। द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड आर, कौन सा होता है? इंजेक्शन मॉडलिंग। इंजेक्शन मॉडलिंग में हम करते क्या है, बेसिकली जो हमारे प्लास्टिक मटेरियल होते हैं थर्मोप्लास्टिक, उनको इंजेक्ट कर देते हैं हमारे डाई के अंदर, सिंपली इंजेक्ट कर देते हैं फोर्सफुली और जो हमारा प्रोडक्ट बनाना होता है वो बन जाता है, बहुत ही सिंपल। एक्सट्रूजन इज जनरली यूज फॉर थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। थर्मोप्लास्टिक जैसे इससे पहले हमने बात किया, थर्मोसेट वाला का तो काम ही खत्म है, उसको तो नहीं कर सकते दोबारा, बट थर्मोप्लास्टिक को हम कर सकते हैं इजिली। तो यहाँ पे एक्सट्रूजन में हम जनरली यूज करते हैं थर्मोप्लास्टिक को। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक।